हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत में राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। देखिए, राज्यों का पुनर्गठन क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है राज्यों को पुनः गठित करना, यानी कि विभिन्न राज्यों को मिला करके या उनका बंटवारा करके, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को मिला करके अथवा बंटवारा करके हम नए राज्य बनाते हैं, नए संघ शासित क्षेत्र बनाते हैं। इसी को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है। जब भारत आज़ाद होने वाला था उस समय हमको मिलने वाले थे ब्रिटेन से जो उनका अधिशासित क्षेत्र था, यानी जो ब्रिटिश भारत था वो हमको प्राप्त होने वाला था। और उन्होंने कह दिया था कि जो देसी रियासतें हैं उनको छूट होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ जाएं या भारत की तरफ जाएं या फिर वो स्वतंत्र रहें। तो आज़ादी के समय हमको ब्रिटेन से उनका जो शासित क्षेत्र था ब्रिटिश भारत वो प्राप्त हुआ और देसी रियासतों को हमने मिलाया, अपने में बहुत सी देसी रियासतों को हमने आपस में मिला लिया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। लेकिन शुरुआत में इन सभी क्षेत्रों को, चाहे वो हमें जो ब्रिटेन से प्राप्त हुए या फिर हमने देसी रियासतों को जो अपने भारत में विलय करवाया, उन सबको संविधान में जगह दी गई, लेकिन वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था। हमने उसके 4 समूह बनाए थे, का, खा, गा, घा, उनमें हमने अलग अलग उन सबको रख दिया था, क्योंकि उस समय तीव्रता में उनको एक व्यवस्थित तरीके से राज्यों में डिवाइड करना उतना आसान भी नहीं था और संभव भी नहीं था। तो इसलिए बाद में जब संविधान लागू हो गया तब उसके बाद में राज्यों को ऑर्गेनाइज किया गया है। समय समय पर नए राज्य बनाए गए, नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और आज भारत के जो आप रूप देखते हो कि जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होकर के रूप आया है। तो हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया, कैसे नए राज्य बने भारत में और इसके साथ कौन कौन सी कमेटी, आयोग हैं या कौन सी समस्याएं रही। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भारत आज़ाद होने वाला था, यानी 1947 की बात करें, तो हमारे पास क्या डाटा था, क्या चीज़ें थी। यानी कि आप कह सकते हो कि भारत की आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र भारत की आज़ादी के समय थे, उन्हीं से मिलकर के अखंड भारत बना। तो देखिए, सबसे पहला क्षेत्र था जिसको कहा जाता था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत, आपको पता है ब्रिटिश भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। एक तो हुआ करते थे प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र पीछे सब कुछ आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से प्रांत थे जो भारत की तरफ हिस्से में आए, कुछ प्रांत पाकिस्तान में भी गए और कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। इसके बाद में दूसरा क्षेत्र था देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, जिनको हम रजवाड़े कहते हैं, रियासतें, देसी रियासतें। देसी रियासतें थी तो ब्रिटेन के शासन के अंतर्गत ही, लेकिन वहाँ पर ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन नहीं हुआ करता था। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ उस समय उन्होंने ये घोषणा कर दी कि देसी रियासतों पर से हम अपना शासन हटा रहे हैं और देसी रियासतें अब स्वतंत्र होंगी। वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ विलय करें या भारत संघ के साथ विलय करें, अथवा अगर वो चाहें तो अपनी संविधान खुद बना करके अपने आप को एक पृथक राज्य घोषित करें। यानी कि देसी रियासतों के पास में तीनों प्रकार के ऑप्शन उन्होंने खुले छोड़ दिए थे। तो ये एक समस्या थी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरे प्रकार का एक क्षेत्र और था जो ब्रिटेन के पास नहीं था। यानी भारत पे अगर देखें तो 1947 के समय तक सिर्फ ब्रिटेन का शासन नहीं था, कुछ भारत के छोटे क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर अब भी पुर्तगालियों का शासन था, या आप कह सकते हो कि वो पुर्तगालियों का उपनिवेश था। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे अभी फ्रांसीसी जमे हुए थे। यानी कि अगर आप कहें तो 1947 में भारत में 3 देशों के उपनिवेश क्षेत्र हुआ करते थे और हमको जो इस संघर्ष के द्वारा आज़ादी मिलने वाली थी 1947 में 15 अगस्त को, वो ब्रिटेन से मिलने वाली थी। फ्रांस और पुर्तगाल के क्षेत्र अब भी उन्हीं के कब्जे में थे। तो तीसरा प्रकार का एक क्षेत्र था जिसमें आप कह सकते हो कि उसमें फ्रांस तथा पुर्तगाल, फ्रांस तथा पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र,
औपनिवेशिक क्षेत्र। ये 3 प्रकार के क्षेत्र आज़ादी के समय थे और इन्हीं से मिल करके आज वर्तमान का अखंड भारत बना है। तो कैसे क्या हुआ? देखिए, जो ब्रिटिश भारत था, प्रांत क्षेत्र थे, इसमें से 9 प्रांत हमको मिले। कुछ पाकिस्तान में गए ना, तो जो भी प्रांत हमको मिले और जो भी कमिश्नरी क्षेत्र हमको मिले, तो वो तो हमारे डायरेक्ट एक्सेशन में यानी हमें अधिग्रहण में आ गए। तो ये भारत को प्राप्त हुए, भारत को ब्रिटेन से प्राप्त हुए, ब्रिटेन से प्राप्त आज़ादी। ये 1947 में हमको मिल गए। 15 अगस्त को उन्होंने भारत स्वतंत्रता अधिनियम घोषित किया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम में उन्होंने कहा कि जो अखंड भारत था उस समय का, उसके 2 टुकड़े होंगे, पाकिस्तान और भारत, और उन्होंने क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया स्पष्ट तरीके से। उसमें कोई भी दो राय नहीं थी, उन्होंने बांट दिया कौन सा स्टेट किधर कहाँ जाना है। मेन मुद्दा आया देसी रियासतों का। तो देसी रियासतों का इसके पास जो है 3 ऑप्शन थे। इनको कहा गया कि या तो भारत से मिले, भारत से विलय करें, या पाकिस्तान से। इनके पास 3 ऑप्शन थे। पाकिस्तान से विलय करेंगे और या स्वतंत्र रहें। ये 3 ऑप्शन देसी रियासतों के पास में थे, क्योंकि देसी रियासतों पे जो है सर्वोच्चता के सिद्धांत के तहत जो ब्रिटेन की पैरामाउंसी थी उसके तहत उन पे शासन करते थे, यानी विदेश के मामले, संचार के मामले और रक्षा के मामले इत्यादि मामले जो है ब्रिटेन की सरकार देखती थी। बाकी आंतरिक निर्णय वहाँ के नवाब और राजा किया करते थे। तो इतिहास के चैप्टर में आप देसी राज्यों का विलय जो पढ़ते हैं, देसी रियासतों का विलय किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन, इन सब के जो है सहयोग से किस प्रकार से भारत में करवाया गया, तो उसको आप इतिहास में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रांत 9 प्रांत तो हमको मिले बने बनाए। आपको पता है कि 9 प्रांत हमें अंग्रेज़ों से प्राप्त हुए, तो वो तो बने बनाए प्रांत थे, वहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था सब बनी हुई थी अंग्रेज़ों के हिसाब से। लेकिन जो देसी रियासतें हमने बहुत सारी प्राप्त की, उनको किसके साथ रखा जाए, कैसे मिलाया जाए, क्या किया जाए, तो उसमें कैटेगरी बनाई गई। और संविधान में आज दिन आप देखते हो तो 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। अगर वर्तमान में देखो तो संविधान में हमारे देश को 3 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया है। एक को राज्य कहा जाता है और एक को कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ये आज की मैं बात कर रहा हूँ। और एक को अर्जित क्षेत्र कहा जाता है, अर्जित क्षेत्र। अगर आपको पिछली क्लास याद होगी तो अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। राज्य, तो आज की वर्तमान स्थिति में आप जानते हो कि कितने राज्य हैं भारत के और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कमेंट करके बताइए कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश आज की डेट में हैं। अर्जित क्षेत्र जो बाहर से प्राप्त होते हैं उनको रखा जाता है उसमें। ये आज की सिचुएशन है, लेकिन ये पहले नहीं थी। जब संविधान बनाया गया था तो वहाँ पर 4 कैटेगरी बनाई गई थी, राज्यों की 4 कैटेगरी बनाई गई थी, उन्हीं में उन सारे क्षेत्र को रखा गया था। तो प्रारंभ में आप ऐसे लिखेंगे कि प्रारंभ में संविधान में क्षेत्रों को, राज्य क्षेत्रों, यहाँ राज्य नहीं राज्य क्षेत्रों की बात की जा रही है, यानी सभी राज्य, देसी रियासतें, ये सब मिला के राज्य क्षेत्र कहा जाएगा। प्रारंभ में संविधान में राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में विभक्त किया गया था, विभक्त किया गया था। ये बाद का है। तो वो कौन कौन से थे? देखिए, भाग 1 था, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा। ये 4 भाग राज्यों को बांट करके रख दिया गया था। जैसे हमने सारे प्रांत आपको मिल गए, तो जो हमको ब्रिटेन से 9 प्रांत मिले थे उनको का में रखा गया। यहाँ से क्या था? ब्रिटिश भारत के 9 प्रांत, ब्रिटिश भारत के प्राप्त प्रांत कितने प्राप्त हुए थे? 9।
तो ये 9 जो हमको ब्रिटेन से प्राप्त हुए उनको हमने भाग में रखा। दूसरे में हमने जो देसी रियासतों का विलय किया उनको हमने 9 भागों में डिवाइड किया, यानी छोटी छोटी मिला के हमने 9 टुकड़े बना लिए बड़े बड़े। तो उसमें रखा गया देसी रियासतों को, देसी रियासतें। और ये जो है यहाँ पे विधानमंडल थे, विधानमंडल युक्त, ये भी संख्या में 9 रखे गए, यानी 9 भाग बना दिए गए बड़े बड़े। अब तीसरे भाग में जो है कुछ देसी रियासतें थी, यहाँ भी कुछ देसी रियासतें रखी गई, प्लस जो कमिश्नरी क्षेत्र प्राप्त हुए थे, यानी केंद्रीकृत व्यवस्था वाले कमिश्नरी क्षेत्र, आप इनको कह सकते हो कि केंद्रीकृत प्रशासन था। ये केंद्रीकृत प्रशासन, इसमें रखे हमने 10। यहाँ पे विधानमंडल नहीं था, आप कह सकते हो विधानमंडल रहित, विधानमंडल रहित एक ये कैटेगरी बनाई गई। इसमें हमने 10 राज्यों को रखा, 10 क्षेत्रों को जहाँ पे विधानसभा नहीं हुआ करती थी, और यहाँ पे विधानसभा वाले 9 रखे गए, और 9 तो प्रांत थे ही, यहाँ पे तो विधानमंडल था ही। यहाँ भी विधानमंडल है, यहाँ भी विधानमंडल युक्त हैं, ये भी विधानमंडल युक्त हैं। घा में रखा गया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही रखा गया था द्वीप समूह के नाम पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें रखा गया था। तो का, खा, गा, घा 4 प्रकार के थे, और ये बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड था, यानी कि आप सोच रहे हो कि इसमें टोटल 9, 9, 18, 10, 28 और 1, ये 1 है क्षेत्र, तो ये टोटल हो गए आपके पास 29। तो ये टोटल कितने हो गए 29 राज्य क्षेत्र उस समय बांटे गए थे, और ये अनऑर्गेनाइज्ड था, लोग संतुष्ट नहीं थे, जनता ही नहीं संतुष्ट थी। तो यहाँ पे पूरे देश में अलग अलग तरह की, संविधान लागू होने से पहले ही मांगे उठने लगीं कि राज्यों को कैसे रखा जाए। कुछ लोग चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं। अभी तो ये समझिए एक प्रकार से कच्चा माल है, सारा धरती हमने विलय करके रख लिया है, अलग अलग टुकड़ों में बांट करके। अब ज़रूरत थी कि इसको एक सिस्टमेटिक वे में इसके प्रदेश बनाए जाएं, राज्य बनाए जाएं पूरे, और प्रशासनिक व्यवस्था यानी किस आधार पे रखा जाए। तो जो सबसे प्रबल उस समय डिमांड थी वो थी भाषा के आधार पे। लोग कह रहे थे कि भाषा के आधार पे प्रांतों को बांटा जाए, यानी कि तेलुगु के आधार पे, मराठी के आधार पे, गुजराती के आधार पे, हिंदी के आधार पे, इस तरह से प्रदेश बनाए जाएं, एक भाषा एक प्रदेश। लेकिन एक भाषा एक प्रदेश एक बेहतर विकल्प नहीं होता है, इससे तो भारत बहुत खंडों में बंट जाएगा और यूनिटी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो एकमात्र भाषा को नहीं बनाया जा सकता था, इसीलिए शुरुआत में इसको इस तरह से रख दिया गया। लेकिन ये समस्या तो थी, तो समस्या के निराकरण के लिए कई समितियां और आयोग बनाए गए कि आप विचार करिए कि कैसे इसको हम पुनर्गठित करें। तो वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन, गठन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि गठन तो है ही, पुनर्गठन यानी फिर से इसको हम बांटेंगे, फिर से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसीलिए इसको रीऑर्गेनाइजेशन कहा गया, पुनर्गठन कहा गया। तो सबसे पहले एक जो डिमांड उठी, जो सबसे बलवती डिमांड थी, वैसे तो भारत के कई क्षेत्रों में डिमांड उठ रही थी नए प्रदेश बनाने की, लेकिन जो सबसे प्रबल एक दिखाई पड़ा झोंका वो था मद्रास में। मद्रास एक बहुत बड़ा प्रांत था और ब्रिटेन से हमको प्राप्त हुआ था, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास में तेलुगु भाषा को लेकर के एक मांग उठी कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश यानी आंध्रा का निर्माण किया जाए, और इसको लेके कांग्रेस समर्थित कई नेता वहाँ पर इस आंदोलन में उठ खड़े हुए। तो जब ये समस्याएं आने लगी, उधर महाराष्ट्र बम्बई में मराठी और गुजराती दोनों भाषाएं थी, बड़े स्तर पे थी, ज़्यादा मात्रा में बोली जाती थी। तो मराठी चाहते थे कि उनका एक मराठी भाषा के आधार पे अलग प्रदेश हो, गुजराती चाहते थे कि गुजरात की भाषा गुजराती है उसके आधार पर एक अलग प्रदेश हो। तो इस तरह से देश के अलग अलग भागों से भाषा के आधार पर डिमांड उठने लगी। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति के रूप में चयनित हो चुके थे भारत में संविधान सभा द्वारा, अभी
तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया, जस्टिस एस.के. धर आयोग, और उनसे कहा गया कि आप जो है विचार करिए, पूरा देखिए समस्याएं क्या हैं और आप बताइए क्या भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी क्योंकि ये अच्छा वर्गीकरण नहीं था। आवश्यकता थी तथा, एक तो आवश्यकता भी थी तथा देश में मांग भी थी, देश में मांग भी थी। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी मांगें थी। देश में मांग भी थी, आवश्यकता भी थी, इसीलिए जो है अलग अलग आयोग का गठन किया गया। तो अब देखें कौन कौन सी समितियां और आयोग बनाए गए। इतना आपने लिख लिया। तो इस राज्य पुनर्गठन के लिए जो सबसे पहला आयोग बनाया गया, क्वेश्चन आपसे आता है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले कौन सा आयोग बनाया गया, वो भाषाई आयोग था। यानी उसका काम था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए अथवा नहीं किया जाए, इस पर अपनी सिफारिश देनी थी। तो उसको कहते हैं जस्टिस एस.के. धर आयोग, जस्टिस एस.के. धर आयोग। तो ये जून 1948 में, देखिए अभी संविधान लागू नहीं हुआ था लेकिन देश में मांगे उठ रही थी, तो जून 48 में ही एक गठन कर दिया गया, जस्टिस एस.के. धर आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, वही जस्टिस एस.के. धर हैं, उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम है, जस्टिस एस.के. धर, एस.के. धर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस आयोग के गठन को जो है करवाया और इसका काम था, ये जो है एक भाषाई आयोग था, भाषाई प्रांत आयोग। ये प्रथम है, पहला यही आयोग बना, प्रथम भाषाई प्रांत आयोग। इसका काम ही था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए अथवा ना किया जाए, इसकी सिफारिश आप दीजिए। तो इनकी क्या रिपोर्ट आई, इनकी रिपोर्ट जो है वो क्या है, वही आप देखें, या सिफारिश आप कह सकते हो, सिफारिश। इन्होंने क्या सिफारिश दी, इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि देश में भाषा के आधार पर उस समय आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा था वहाँ मद्रास में, लेकिन इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन उचित नहीं है। क्या इन्होंने कहा, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं हो, ये इनका है विचार। तो कैसे हो गठन, अगर आपने कहा कि भाषा के आधार पर ना हो तो फिर कैसे हो, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि इसके लिए जो है प्रशासनिक जो रीजन्स होते हैं, यानी प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, प्रशासनिक सुविधा। और इन्होंने एक और चीज़ कही, भौगोलिक समीपता, भौगोलिक समीपता, तथा तीसरी बात इनकी थी आर्थिक एवं विकास के आधार पर किया जाना चाहिए। देखिए 3-4 बातें इन्होंने कहीं जो प्रमुख रूप से थी। एक तो इन्होंने भाषा को बिल्कुल इन्होंने किनारे कर दिया कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए। किस आधार पे करें, तो प्रशासनिक सुविधा को आप देखें कि किस तरह से हमें पूरे देश को चलाने में आसानी होगी, उस आधार पे आप प्रांतों का गठन करें। या फिर भौगोलिक समीपता को देखना ज़रूरी है, यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जो भारत में ऐसे स्थान पे आ जाए जैसे कि कोई क्षेत्र यहाँ पर है और कोई प्रदेश यहाँ पर है, तो इसको मिला के एक जगह ना बना दी जाए।
भौगोलिक समीपता देखी जाए, जो क्षेत्र जिस प्रदेश के निकट है, मिला हुआ है भौगोलिक रूप से, उसी को जो है उसमें मिलाया जाना चाहिए। हालांकि आज भी हमारे देश में एक पांडिचेरी नाम का जो प्रदेश है, या दादरा नागर हवेली या दमन दीव, ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो दूर दूर है। जैसे पुदुचेरी है वो 4 जगहों पर है, कुछ क्षेत्र उसका आंध्र प्रदेश में है, कुछ क्षेत्र उसके तमिलनाडु में है 2 क्षेत्र, और एक क्षेत्र उसका केरल में है। देखिए, एक केंद्र शासित प्रदेश और वो 4 जगहों पर फैला हुआ है। तो इससे असुविधा होती है लोगों को, जो उनके कार्य हैं उनको करवाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो भौगोलिक समीपता भी होनी चाहिए और आर्थिक एवं विकास के आधार पर भी किया जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि उस प्रदेश के आर्थिक स्थितियां क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कि उस प्रदेश को बनने के बाद में वो केंद्र पर ही पूरी तरीके से निर्भर हो जाए। उसकी आर्थिक सोर्सेस क्या हैं, आगे वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा, विकास की स्थितियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें देख करके ही किसी प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से जब ये रिपोर्ट आ गई और लोग डिमांड तो कर ही रहे थे, इससे एक असंतोष की लहर फैल गई। जैसे ये रिपोर्ट आई तो चूँकि लोगों की डिमांड थी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो या अन्य प्रदेश में मांगे भी चल रही थी, तो इस रिपोर्ट के कारण असंतोष फैल गया। इस रिपोर्ट के कारण, रिपोर्ट के आने के बाद क्या हुआ, असंतोष फैल गया। आपको कारण देखना होगा कि अगला क्यों आया, फैल गया। तो जब ऐसी स्थितियां हुई, लोगों की डिमांड फिर बढ़ने लगी। एक कांग्रेस समर्थित तमाम नेता थे जो मद्रास में नेता जो है मांग कर रहे थे। पोट्टी श्रीरामुलु एक नेता थे, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था। तो इसको देखते हुए फिर से एक समिति का गठन किया गया कि आप विचार करिए, जस्टिस धर आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करिए और फिर से देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर। तो फिर से एक समिति बनाई गई, एक दूसरी समिति बनाई गई जिसको कहा गया JVP कमेटी। JVP कमेटी, जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे जे है जवाहरलाल नेहरू, इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। वी का मतलब यहाँ पर है, पूछा भी गया है आपसे, ये हैं वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब है यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 लोगों को मिला करके एक समिति बनाई गई। और इस समिति का क्या काम था, इनका काम था कि धर आयोग की जो रिपोर्ट है, धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार, इस कमेटी का ये काम था। JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया उस समय के बहुत बड़े नेताओं में शुमार थे। इन्होंने धर आयोग को भी पढ़ा और अपने स्तर से भी तमाम इन्होंने रिसर्च की, सामाजिक माहौल देखा, देश की एकता अखंडता की बातें देखी, और इन्होंने जो पूरा अपना एक रिपोर्ट निकाल के प्रस्तुत की, उसमें जो सबसे मुख्य बात ये थी कि धर आयोग में जो बात कही गई थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन न हो, उस बात को इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। अब जस्टिस धर की जो रिपोर्ट थी उसमें भाषा को इनकार कर दिया गया था। तो JVP कमेटी की क्या रिपोर्ट थी, JVP कमेटी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि JVP कमेटी में J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया 3 लोग थे, उस समय अग्रणी नेता थे। तो इन्होंने भी जस्टिस धर की जो रिपोर्ट थी उसको स्वीकार किया और कहा कि भाषा के आधार पर जो है नए प्रदेशों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो जो JVP कमेटी थी, इन्होंने भी जो है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर नए प्रांतों का गठन, नए प्रांतों का गठन अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। यानी जस्टिस धर और JVP कमेटी की एक ही मान्यता थी।
अब चूंकि जेबीपी कमेटी और जस्टिस धर दोनों ने ही जो है भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन को इनकार कर दिया था, और उधर मद्रास में भाषा को लेकर के एक आंदोलन छिड़ा हुआ था कि आंध्र प्रदेश का जो है तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया जाए। पोट्टी श्रीरामुलु वहाँ एक नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, वो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर रहे थे। तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी कि आंध्र प्रदेश का गठन नहीं होगा तो भूख हड़ताल हम कर रहे हैं। उस भूख हड़ताल में वो लगभग 2 महीने 56 दिन की भूख हड़ताल वो करते रहे, और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई फिर सरकार में हड़कंप मच गया, आंदोलन बहुत भीषण हो गया, हिंसक हो गया। तो फिर सरकार को मजबूर होना पड़ा कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। भले ही दोनों समितियों ने जो है भाषा को इनकार कर दिया था, फिर भी परिस्थितियां देश की ऐसी बन गई थी कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला प्रांत बना जो कि भाषा के आधार पर मद्रास से निकाला गया। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से आगे घटनाक्रम हुआ, उस पे बात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि धर आयोग और जेबीपी समिति की रिपोर्ट जो आई, जेबीपी समिति की रिपोर्ट, ये दो हो गया ना। रिपोर्ट के कारण, दोनों चीज़ों के कारण जो है असंतोष व्याप्त हो गया, असंतोष व्याप्त, क्योंकि लोग चाहते थे भाषा के आधार पर प्रांत बने और इन दोनों ही समितियों ने भाषा को इनकार कर दिया। और घटना क्या हुई वो थी कि पोट्टी श्रीरामुलु, नाम नोट करेंगे, पोट्टी श्रीरामुलु नामक एक नेता, उस समय के एक बहुत लोकप्रिय नेता हुए ये पोट्टी श्रीरामुलु नामक एक नेता ने आंध्र प्रदेश की मांग तेलुगु भाषा के आधार पर, देखिए इनकी मांग क्या थी कि तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग, आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर 56 दिन की भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल, और इनकी मृत्यु हो गई। अब इस वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन को मंजूरी दे दी। अब मजबूर होकर सरकार ने, तनाव बहुत बढ़ गया था तो मजबूरी थी, मजबूर होकर सरकार ने गठन किया। सरकार ने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की, ये कब किया गया? देखिए ये जो मृत्यु हो गई ये हुई इनकी 15 दिसंबर 1952, और आंध्र प्रदेश जो गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953, इसके गठन की घोषणा की गई आंध्र प्रदेश की। और ये जो है आंध्र प्रदेश जो था, इस प्रकार से आंध्र प्रदेश पहला प्रदेश बन गया जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। ये क्या हुआ? ये भाषा के आधार पर, किस भाषा के आधार पर? तेलुगु आधार पर गठित प्रथम प्रदेश बन गया। प्रथम प्रदेश यानी कि राज्यों के पुनर्गठन में जो सबसे पहला प्रदेश बन करके आया वो आंध्र प्रदेश बन करके आया। और ये किसमें से निकाला गया था? ये मद्रास का पुनर्गठन किया गया, मद्रास से आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश बना। मद्रास में से ही तेलुगु भाषा के क्षेत्र को निकाल करके एक नया प्रदेश बनाया गया, आंध्र प्रदेश। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बन करके तैयार हुआ भाषा के आधार पर, वैसे ही अन्य क्षेत्रों में भी जोर पकड़ लिया आंदोलन। अब मराठी भाषा को लेकर के एक प्रदेश बनाने की बात, गुजराती भाषा को लेकर के एक प्रदेश बनाने की बात, इस तरह बम्बई के क्षेत्र में भी आंदोलन तेज हो गए। तो सरकार ने एक फिर से आयोग का गठन किया कि आप विचार करके एक फाइनल बताइए कि अब हम इन जो भी हमारे पास 4 भागों में राज्य क्षेत्र हैं उनको हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करें। तो वो आयोग है फजल अली आयोग, और उसने निर्णय दिया कि ये जो 4 भाग हैं, भाग का, खा, गा, घा,
जो भी हमने पीछे आपको बताए थे, ये सब खत्म करिए और इनको जो है 16 प्रांतों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दीजिए, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उसको जो है देखते हैं, फिर आगे किया क्या गया उस पर बात करेंगे। यह आपने समझ लिया कि क्यों ये आंदोलन तेज हो गए, पोट्टी श्रीरामुलु किस प्रकार से जो है इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए फजल अली आयोग। अगला जो आयोग आया वो था फजल अली, ये भी जस्टिस थे आयोग। ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली इस आयोग में अध्यक्ष थे। और इसमें अन्य सदस्य कौन थे? अन्य सदस्य एक थे H.N. कुंजरू और एक थे K.M. पनिक्कर। ये नाम पूछे जाते हैं आपसे कि फजल अली आयोग में कौन कौन था। तो 3 लोग थे, जस्टिस फजल अली, H.N. हृदयनाथ कुंजरू और K.M. पनिक्कर। इन लोगों ने अपना पूरा जो है पिछली 2 रिपोर्टें भी पढ़ी, अपना भी पूरा रिसर्च किया और इन्होंने जो सिफारिश की वो क्या थी आप देखें। इनकी रिपोर्ट जो है, ये फजल अली आयोग जो है 1953 में ही गठित किया गया। जैसे ही वो 53 में आंध्र प्रदेश का गठन की बात हुई, वैसे ही आंदोलन तेज पकड़ा और ये जो है गठित कर दिया गया। और 1955 में इनकी रिपोर्ट आई। 1955 में रिपोर्ट या सिफारिश, ये रिपोर्ट में इनकी क्या सिफारिशें थीं वो आप देखें। देखो, इन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रांत का गठन किया जाएगा तो 4 बातों का ध्यान में रखा जाना जरूरी है। इन्होंने 4 बातें कही अपने उसमें। पहला इन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता, देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित रहे, ऐसा होना चाहिए, सुनिश्चित रहे। ये एक बात इन्होंने कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता हो, सांस्कृतिक एकरूपता। देखो, अभी पिछले 2 समितियों में आपने देखा कि भाषा को उन्होंने इनकार कर दिया था, उसीलिए आंदोलन तेज हुआ। तो इन्होंने कहा कि भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता को ले लेना चाहिए, लेकिन एक ही मात्र कारण भाषा नहीं होना चाहिए, इन्होंने भी स्वीकार किया। तो एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, ऐसा न हो कि कोई ऐसा क्षेत्र आप बना दो जिससे कि एकता ही नष्ट होने लगे, अखंडता ही नष्ट होने लगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता हुए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क भी देखे जाने चाहिए, यानी प्रदेशों की वित्तीय स्थिति क्या है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, संसाधन क्या है, आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो सुचारू रूप से अच्छा प्रशासन वहाँ पे किया जा सके, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, उसको मिला करके एक प्रदेश बनाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि वित्तीय कारण देखे जाने चाहिए, वित्तीय आर्थिक कारण भी देखे जाने चाहिए, एवं प्रशासनिक चीज़ें भी देखी जानी चाहिए, तभी प्रदेश बनाया जाना चाहिए। इसके तर्क भी आपको देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रशासन के दृष्टिकोण से वो सहूलियत ही ना हो, कि आप एक प्रदेश ऐसा बना दें जिसमें एक क्षेत्र यहाँ पे हो, एक क्षेत्र यहाँ पे हो, और इसको मिला के आप प्रदेश बना दें, बीच में एक दूसरा प्रदेश हो, तो वहाँ पे प्रशासन सुचारू अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। तो भौगोलिक चीज़ें भी देखनी होंगी आपको। और अगली बात इन्होंने कही कि देश एवं राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए, कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए, लोगों का कल्याण अंतिम उद्देश्य है। ऐसे इन मानकों के आधार पर इन्होंने कहा कि प्रदेश का गठन हो। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक सिफारिश दी कि इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन करके, राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और जितना हमने का, खा, गा, घा श्रेणी बनाई हुई है, इन्होंने कहा कि भाग क, ख,
ग घ वर्गीकरण जो है, अभी हमने आपको पीछे बताया था ना कि 4 भागों में हमने पूरा क्षेत्र रखा हुआ था, क ख ग और घ। तो इन्होंने कहा जो ये भाग हैं वर्गीकरण समाप्त कर दीजिए। समाप्त करके इन्होंने कहा कि समाप्त करके 16 प्रांत बनाइए, 16 प्रांत का खाका बनाइए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। केंद्र शासित प्रदेश बनाएं। ये चीज़ें इन्होंने कही कि 16 प्रांत बनाइए, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ये इनकी रिपोर्ट थी। अब इस रिपोर्ट को जो है थोड़े बहुत संशोधन के साथ मान लिया गया और एक राज्य पुनर्गठन एक्ट जो है लाया गया, अधिनियम लाया गया 1956 में इसी रिपोर्ट के आधार पर। और फिर जो है 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। रिपोर्ट में ये था। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट में कितने प्रांत और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की गई थी। तो 16 प्रांत बनाने की बात की गई थी, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की गई थी और भाग का खा गा घा वर्गीकरण समाप्त करके सिर्फ प्रांत और केंद्र शासित 2 प्रकार के क्षेत्र बनाने की बात इन्होंने की थी। तो अब अगला जो पॉइंट हम नोट करेंगे कि फिर किया क्या गया। तो इस रिपोर्ट को मान लिया गया और इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। तो इस रिपोर्ट, अगला पॉइंट आप नोट करेंगे कि इस रिपोर्ट को कुछ परिवर्तन के साथ, पूरा एकदम नहीं वैसा माना गया था, के साथ स्वीकार किया गया, कर लिया गया। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। 1956 में इसी रिपोर्ट को आधार बना करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया 1956 में और राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इस एक्ट के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन करके 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें जो है क्या किया गया, इस एक्ट को बनाया गया और संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन किया गया और इसके आधार पर क्या किया गया कि जो राज्यों का वर्गीकरण था, राज्यों का खा ग घा ABCD 4 प्रकार के जो राज्य थे, राज्यों का का खा गा घा जो वर्गीकरण था समाप्त कर दिया गया, समाप्त। और 14 प्रांत तथा 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ये जो है इस एक्ट के आधार पर लाया गया। अब इस एक्ट के आ जाने के बाद में मांगें बढ़ रही थी तो और स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन किए गए, महाराष्ट्र बनाया गया, गुजरात बनाया गया, फिर आगे चल के तमाम प्रदेशों का गठन हुआ। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस प्रकार से भाषा के आधार पर पहला प्रदेश आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद भाषा के आधार पर जो है 2-3 और प्रदेश बनाए गए थे, उनको मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके बाद में कौन से प्रदेश कब कब अस्तित्व में आए, क्या क्या प्रक्रियाएं रहीं, वो पुस्तकों में आपको संक्षिप्त दिए हुए हैं। अगर आप कमेंट करके आप हमें बताओगे कि हाँ जो है इस पर भी एक क्लास होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रदेश किस किस प्रकार से अस्तित्व में आए थे, तो निश्चित मैं अगली वीडियो में उसको करवा दूंगा। अन्यथा फिर आगे हम नागरिकता की तरफ बढ़ेंगे, नागरिकता चैप्टर शुरू करेंगे। तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा क्या इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए कि कौन कौन से प्रदेश कब तोड़े गए और कौन कौन से नए प्रदेश कब कब बनाए गए। अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। तो प्रांत इस तरह से बना दिए गए। इसके बाद आप भाषा के आधार पर अगर आप देखोगे, भाषा के आधार पर प्रांत, तो पहला प्रांत बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला प्रांत बना था, आपको 1953 में हमने बताया। आंध्र प्रदेश मद्रास से निकाला गया था इसको।
अगर दूसरी बात करें तो भाषा के आधार पर बम्बई को तोड़ा गया था 2 प्रांतों में। बम्बई को 2 भागों में बांटा गया था, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, 2 प्रांत बन गए थे और ये दोनों ही जो है 1960 में बने थे। गुजरात जो है गुजराती भाषा के आधार पर था और महाराष्ट्र जो है वो मराठी भाषा के आधार पर बनाया गया था और मद्रास आपको पता है तेलुगु के आधार पर था, तेलुगु भाषा के आधार पर। तो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं किस भाषा के आधार पर और कैसे बनाया गया था। तो अभी देखिए कब ये 15वां प्रदेश बन गया था, गुजरात 15वां बन गया था क्योंकि 14 पहले से थे। आंध्र प्रदेश इसी 14 में आ गया था क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले बन गया था। तो बम्बई से गुजरात और महाराष्ट्र निकाला गया। उसके बाद एक हिंदी भाषा के आधार पर जो है पंजाब से हरियाणा निकाला गया था। तो एक तीसरा और उदाहरण लिख लें कि पंजाब से क्या निकाला गया, हरियाणा निकाला गया था 1966 में और ये हिंदी के आधार पर निकाला गया था, हिंदी भाषा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं शुरुआत के जो भाषा के आधार पे बनाए गए, भाषा के आधार पे प्रांत बनाए गए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये कौन कौन सी भाषाओं के आधार पर कब कब बने इसको आपने देख लिया। और फिर जो और भी स्टेट हैं जो भी बने वो सब तमाम कारणों से बने थे, उन पर हम वीडियो अगले देखेंगे। तो इस प्रकार से आपने राज्यों का पुनर्गठन समझ लिया है। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।